नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर बूस्टर सीजन 4 सेशन नंबर 2। हमारे दूसरे सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है जिस तरह का प्यार आपने हमारे पहले सेशन को 1 जनवरी 2021 को दिया। थैंक यू सो मच। यही प्यार आपका बना रहे, हमारे प्यारे प्यारे सेशंस बने रहेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर बूस्टर की हमारी ये फ्री सीरीज में सीजन 4 हमारा शुरू हुआ है 1 जनवरी से, और प्यारे दोस्तों ये चलेगा पूरा जनवरी। इसमें हम आपको 20 फ्री क्लासेस देंगे, आप इसका पूरा लाभ लीजिए और उसके बाद हम सीजन 5 शुरू करेंगे। तो शुरू करें आज का काम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन आते ही पहले सेशन को लाइक करें, शेयर करें, प्यारी प्यारी बातें लिखें और हर स्टूडेंट कमेंट थ्रेड में करके दिखाएंगे लिखना बिल्कुल ना भूले। सेशन का पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया गया है। तो हमने कल आपसे कहा था कि हम आपको जैक मा की प्यारी कहानी सुनाएंगे। ये रहे हम सबके प्यारे हरदिल अजीज जैक मा साहब, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने हाथों से अपने पांवों पर एक बड़ी भारी कुल्हाड़ी मार ली है। इट इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ द फॉल फ्रॉम ग्रेस फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट नोटेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैक मा साहब पहले एक टीचर थे, उसके बाद वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटरप्रेन्योर्स में से एक हुए। तो भाई आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, जैक मा ने आज से 25 साल पहले सबसे पहले इंटरनेट को समझा, वेबसाइट्स बनाना शुरू किया। वहां से अलीबाबा का छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ चाइना में। धीरे धीरे अलीबाबा चाइना में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सिनोनिम बन गया। चाइना की जो सरकार है, शी जिनपिंग साहब की सरकार है, शी जिनपिंग तो अभी आए, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उसने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो होने दिया, क्योंकि साथ ही साथ चाइना की भी ग्रोथ हो रही थी। तो दे हैड नो प्रॉब्लम बिकॉज नन ऑफ देम वाज रियली डूइंग कि हमें आजादी चाहिए। तो कोई डेमोक्रेसी की बात करता नहीं था, चुपचाप अपना धंधा करते थे। और जैक मा तो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, इसलिए किसी को इनसे कोई तकलीफ नहीं थी। अब हुआ यह कि जैक मा बहुत बड़े हो गए, उनकी पूरी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में अमेरिका में लिस्टिंग हो गई कंपनी की। और उनकी जो एक कंपनी है एंट फाइनेंशियल, ANT फाइनेंशियल, एंट यानी कि प्यारी सी चींटी जो बोझ लेके चलती है, एंट फाइनेंशियल ने बड़े इनोवेटिव क्रेडिट सिस्टम्स डेवलप किए, लेंडिंग सिस्टम्स डेवलप किए, और वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अब $300 बिलियन के वैल्यूएशन पर $35 बिलियन का इनिशियल पब्लिक ऑफर जैक मा साहब लेकर आ गए, और वो IPO सफल भी हो गया। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि जैक मा साहब ने कुछ ऐसी बातें पब्लिक सेमिनार में बोल दी जो चाइना के अधिकारियों को पसंद नहीं आई। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। द एंड ऑफ द जैक मा स्टोरी सीम्स नियर एज शी जिनपिंग एंड हिज रेगुलेटर्स टेक हिम ऑन। अब खुलकर यह बात हो रही है कि जैक मा अब पूरी तरह से शी जिनपिंग के पर्सनल निशाने पर आ गए हैं। और चीन में अगर कोई शी जिनपिंग के निशाने पर आ जाए तो भैया उसको तो साउथ चाइना सी में गोते लगा के तैर के भाग जाना चाहिए अमेरिका की तरफ, क्योंकि उसको फिर कोई बचा नहीं सकता है। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनीज बैंकिंग सिस्टम राइल्ड देम एंड रिवेंज इज बीइंग टेकन। हुआ ये कि जैक मा साहब एक दिन एक फाइनेंशियल अथॉरिटीज की बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हुए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें बात हो रही थी कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, इनोवेशन कैसे होना चाहिए, लेंडिंग की प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। उसमें इन्होंने खुल के चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर को भर भर के गालियां दी थी कि तुम्हारी पुरानी सोच है, तुम तो पॉन शॉप्स हो, बस कोलेट्रल दो, लोन लो, ऐसे चाइना कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को पैसा कैसे मिलेगा। और वो इतना भड़क गए कि उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेट मैसेज चाइना के सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को यह दिया है कि तुम में से कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, दुनिया के सबसे रईस धन्ना सेठ तुम बन जाओ, तुम चाइनीज स्टेट सरकार और शी जिनपिंग की बुराई नहीं कर सकते। वी विल सिंपली डिस्ट्रॉय यू, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर अलाउड टू फ्लरिश विद ऑल द स्टेट हेल्प। हम इस बात को ना भूलें कि ये जो व्यक्ति है जैक मा, ये इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि चाइना के पूरे सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? अरे भाई, चाइना में गूगल बैंड है ना, चाइना में फेसबुक बैंड है ना, चाइना में अमेजन और जेफरी बीजोस भी कुछ नहीं कर पाए ना, चाइना में उबर भी कुछ नहीं कर पाया ना। तो ये सब चाइनीज स्टेट की वजह से हुआ, जिसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ कर लिया। तो वहां के इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स इतने बड़े हो गए। भारत में ये कभी नहीं हो पाया क्योंकि हमने सबको आने दिया और हमने खुद के लोगों को उस लेवल तक डेवलप ही नहीं किया। और आज हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, डेटा लोकलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, बट दोस आई मीन दैट पर्टिकुलर बस हैज बीन लॉस्ट फॉर अस।
बट दैट वाजंट लॉस फॉर चाइना, और ये लोग इतने बड़े हो गए। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा बारीकी में समझाता हूं कि इन्होंने दरअसल कर क्या डाला। ये एक बड़े मजेदार व्यक्ति हैं और काफी इनकी रेपुटेशन है, लेकिन हुआ यह कि नवंबर 2020 में जब उन्होंने खुल के उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि तुम्हारी कंजर्वेटिव पॉन शॉप मेंटालिटी है, यानी तुम्हें तो बस कोलैटरल दो तो तुम लोन देते हो, तुम्हें रिस्क लेना आता ही नहीं है, और अगर चाइना के बैंकिंग सिस्टम को रिस्क लेना ही नहीं आएगा तो हाउ विल द चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स रियली बी एबल टू जनरेट द मनी दैट दे नीड एज रिस्क कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया आपको? अब जैसे ही ये हुआ तो चाइना के जितने भी रेगुलेटर्स थे उन्होंने एंट फाइनेंशियल का 37 अरब डॉलर के आईपीओ को लिस्ट करने से ही मना कर दिया। तो इनकी तो टांगे ही टूट गई। इन्होंने इतनी मेहनत से दुनिया भर में ये आईपीओ सफल बनाया और उस आईपीओ को शंघाई में वगैरह लिस्टिंग करने से सस्पेंड कर दिया गया। सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर सिग्नल कि तू अपने मन की नहीं कर सकता। चाइना का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेटर है, अब उसने दिसंबर में ये अनाउंस किया कि भैया हमको तो ये भी शक हो रहा है कि ये जो है एंड फाइनेंशियल वाला अलीबाबा वाला, ये तो मोनोपोलाइजर है, एकाधिकारवादी है, और हम तो इसकी मोनोपोली प्रैक्टिसेस पे अब नजर डाल रहे हैं। देखिए, एक बार आप शी जिनपिंग के निशाने पर आ गए, फिर आप में 100 ऐप वो ढूंढ के निकाल लेंगे। डू नॉट बी सरप्राइज इफ आफ्टर 1 ईयर दे से कि ये तो एक्चुअली होमोसेपियंस ही नहीं है, ये तो मार्स से आया हुआ एक मार्शियन एलियन है, और इसलिए इसको 500 साल की सजा दी जाती है। Ant should overhaul its highly profitable consumer lending and asset securitization business. बेसिकली जो एंट का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, और एंट को अपने बहुत सारे ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े हैं, रीवर्क करने पड़े हैं, रीडिजाइन करने पड़ रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेट अवे सेड दैट दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो चाइना में करोड़ों लोग जो इसके थ्रू, लेंडिंग के थ्रू पैसा लेते थे, जिसमें एंट एक मध्यस्थ का काम करता था। एक्चुअली द लोन्स वुड सिट ऑन द बुक्स ऑफ द बैंक, और इसी चीज को पकड़ लिया है पीबीओसी और रेगुलेटर्स ने, और वो कह रहे हैं कि भाई द लोन शुड सिट ऑन योर बैंक। अब अगर वैसा हुआ तो ये बंदे का तो पूरा मॉडल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको उतनी कैपिटल की प्रोविजनिंग करके चलनी पड़ेगी जो वो कर ही नहीं सकता, वो धंधे का मॉडल ही नहीं है। तो इस तरह से क्योंकि जैक मा ने वहां बुराई कर दी, तो द चाइनीज स्टेट इज नाउ टेकिंग इट्स रिवेंज। एक समय था जैक मा का सिक्का चलता था, सिक्का आज भी चलता है, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि आगे कहानी ज्यादा लंबी चलेगी। हाँ, पर्दे के पीछे कोई पैचअप हो जाए तो बात अलग है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें, ऑल द ब्यूटीफुल कोट्स गिवन बाय जैक मा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भाई, कि कोट्स तो सिर्फ अपन का चलेगा दोस्त, तेरा नहीं। शी जिनपिंग साहब ने क्लियर कह दिया कि ये कोर्ट्स फोर्स का जो काम है ना, चाइना में तो बॉस अपन का ही कोर्ट चलेगा, तपुन का कोर्ट नहीं चलेगा। सो यू हैव टू रियली प्ले द गेम बाय माय रूल्स एंड नॉट योर रूल्स। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ना, माय वे और द हाईवे। तो ये थी दर्दनाक कहानी एंट फाइनेंशियल की। मैं यहां आपको 2 सवाल दे रहा हूं, वॉलंटियर्स इसको कंपाइल करें, कमेंट थ्रेड में जरा जोश का लेवल हाई रखिए, करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंप्लीट क्राइसिस सराउंडिंग द अलीबाबा ग्रुप एंड एंट फाइनेंशियल इन 5 ब्रीफ पॉइंट्स। 5 बिंदुओं में क्राइसिस समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द चाइनीज स्टेट ओवर द पास्ट 20 years अलाउ लार्ज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू फ्लरिश? तो भाई अगर इतनी तकलीफ थी तो पिछले 20 सालों में इन लोगों ने, पहले तो डेंग शाओपिंग थे, फिर जियांग जेमिन थे, फिर हु जिनताओ थे, फिर शी जिनपिंग 2012-13 में आए। Why did they allow the private entrepreneurs to flourish if they had so much of problem? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स में दे पाया, एग्जाम्स में जरूर सवाल बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा YouTube प्रीमियम मेंबरशिप का पूरा लेवल 1 और लेवल 2 एक्टिव है। हम आपको प्रीमियम सेशंस देते हैं करंट अफेयर्स के, जो अपने आप में इंडस्ट्री बेस्ट हैं। लेवल 1 में आप अगर आएंगे तो आज के आज आपको 145 सेशन रेडी मिलेंगे, और आप वहीं से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। महीने में इसके 20 क्लासेस होती हैं। लेवल 2 में हम आपको एडिटोरियल एनालिसिस पावर ऑफ 10 में देते हैं। हर संडे 10 सबसे तगड़े एडिटोरियल 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। इसके 30 सेशंस हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे, पहले दिन सब कुछ मिलेगा। आज के आज हमारे प्रीमियम सेशन ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन का बटन आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, उसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका, आगे बढ़िए, ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें। और जितने लोग हमारे लेवल 1 और लेवल 2 में हैं, दोस्तों को जरा मोटिवेट करो भाई, तो मजा आएगा। बड़ा लर्निंग ग्रुप बनेगा, सैकड़ों बच्चे पढ़ ही रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे, राजा कोडूरी इंटेल कॉर्पोरेशन के भारतीय सरकार के लिए एक एडवाइस लेकर आए हैं कि भैया
इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर कोटि पकोटी कंप्यूटिंग। तो ये क्या है कोटि पकोटी कंप्यूटिंग? ये कोई पकौड़े तलने वाला काम तो है नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है कोटि पकोटी कंप्यूटिंग। बेसिकली आपको एक बार हमें थोड़ी सी स्केल्स बतानी पड़ेंगी। देखिए ये रही स्केल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो हम बात कर रहे हैं जेटा स्केल की। जेटा स्केल यानी कोटि पकोटी, समझ में आया आपको? और इन सब नंबर से एक और बहुत बड़ा नंबर होता है गूगल 10 टू द पावर 100। मैंने सोचा सिर्फ आपको बता दूं। फिलहाल आज हम इस जेटा की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा ये इंटेल के टॉप साइंटिस्ट ने? आइए जरा देखते हैं ये साइंटिस्ट महोदय क्या ज्ञान दे रहे हैं। बेसिकली इनका कहना यह है कि भारत में जैसा पूरा का पूरा फार्मिंग सेक्टर है, कृषि का क्षेत्र है, करोड़ों करोड़ों किसान है, 15 करोड़ किसान इत्यादि, इन सब तक डे टू डे बेसिस पर क्लाइमेट की जानकारी, मतलब वेदर की जानकारी, लोकल सॉइल की जानकारी, मार्केट ट्रेंड्स की जानकारी, फार्मिंग ट्रेंड्स की जानकारी अगर आप कंटिन्यूअस लाइव फॉर्मेट में पहुंचा सकें तो उनके डिसीजन सही हो सकते हैं। पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करने का डेटा अगर रोज सरकारी अधिकारियों के पास लाइव फॉर्मेट में पहुंच सके, उनके डिसीजंस बेहतर हो सकते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको 10 फॉलोड बाय 21 जीरो, मतलब 1 फॉलोड बाय 21 जीरो या 10 टू द पावर 21 जो होता है, इस स्केल पे काम करना पड़ेगा। दिस इज द लेवल ऑफ बिग डेटा विच विल बी जनरेटेड। और भारत में ऑलरेडी ये जनरेट हो रहा है। अगर पूरे भारत में सुपर कंप्यूटर लगा दिए जाएं, जो कि भारत सरकार नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग यानी परम संगणन अभियान के तहत लगा ही रही है, अगर उसमें थोड़ा विजन का इस्तेमाल करें तो पिछले 15 सालों में भारत ने क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी क्रांति गवा दी। भारत का एक भी क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट नहीं बन पाया। देखिए दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट आज कौन है? अमेज़न वेब सर्विसेज। आप जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं ना, उसमें अगर आप गूगल को छोड़ दें, फेसबुक को छोड़ दें, ऐसी बड़ी जो खुद ब्रांड्स बन चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दें, इनके अपने खुद के क्लाउड्स हैं। अगर आप ऐसी बड़ी ब्रांड्स को छोड़ दें तो 90% ऑफ द रिमेनिंग लार्ज इंटरनेट कंपनीज, उनका जो बैक ऑफिस है वो कहां चलता है पता है आपको? अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर्स पर। भाई जेफरी बीजोस ऐसी दुनिया का राजा थोड़ी बन के बैठा है। उसने ये जो वेब सर्विसेज चालू की हैं जिसमें वो पूरा स्टोरेज देता है, प्रोसेसिंग देता है, सब कुछ देता है और सस्ते दामों पर देता है, क्लाउड से देता है। इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भारत ने मिस कर दिया। कोडूरी कहते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर भारत ह्यूज डेटा सेट्स which are generated, managed, manipulated, analyzed and used in real time, अभी भी अगर इस पे ध्यान दे दे तो भारत अगली रेवोल्यूशन यानी जेटा स्केल रेवोल्यूशन को कैच कर सकता है। और उसे ही प्राचीन भारत के मैथमेटिशियंस ने कोटि कपोटी कहा था, कोटि पकोटी कहा था। इंडिया शुड पार्टनर विद इंटेल। ये तो ठीक है, इनका कॉर्पोरेट सेल्स पिच है। इनका कहना है कि और अगर भारत ये करना चाहता है तो मेरी कंपनी आपको करने देगी, वो एक अलग बात होगी। और इसमें ये कहते हैं कि जेटा स्केल का जो कंप्यूटिंग आपको करना है लोगों तक, ये सब अब 5G भी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 5G को भी दिमाग में रखते हुए बात कर रहे हैं कि 2025 तक तो 5G भारत में आ ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है 5G भारत में कब तक आएगा? कमेंट थ्रेड में हमें बताएं। और ये कहते हैं कि इतना बड़ा डेटा स्केल का अगर काम करना है जेटा स्केल पर, तो उसके लिए आपको चिप्स चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, मेमोरी चाहिए, स्विचेस एंड नेटवर्किंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं 6 कंपोनेंट्स जेटा स्केल रियल टाइम डेटा कंप्यूटिंग के। समझ में आ गया? आई होप आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे फायदा हो। पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में अभी आया कि आप मुझे बता सकते हैं गूगल में पैसे लगाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? जब गूगल नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी, हु वाज द फर्स्ट हु एक्चुअली पुट मनी इन गूगल? एक्चुअली वो एक हिंदुस्तानी ही था। तो बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगली खबर पर आए हैं। बहुत ही डरा देने वाली खबर है, थर 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 कांपने का समय आ गया है। खबर यह है कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनियों को और सरकारी डिपार्टमेंट्स को रूस के हैकर्स ने जबरदस्त लेवल पर जाकर हैक कर लिया है। और वो हैकिंग ग्रुप का नाम है APT29 या कोजी बेयर। ये पूरा का पूरा इंफोग्राफिक आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े खूबसूरत इंफोग्राफिक हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय साइबर हैकर्स ने, एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है सोलर विंड्स, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है ओरायन, जिससे नेटवर्क अपडेट होता है।
इन लोगों ने, ये रूस के जितने हैकर्स थे जिनके पीछे निश्चित तौर पर क्रेमलिन और व्लादिमीर पुतिन का हाथ तो हो गई ना, स्टेट एक्टर्स, इनको स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जितने भी ऐसे स्टेट एक्टर्स हैं, नॉर्थ कोरिया के हों, चाइना के हों, रशिया के हों, ये सारे स्टेट एक्टर्स के पीछे वहां की सरकारों का सीधा सीधा दखल होता है. Up naturally, they always deny it. I mean, states always have the luxury of denying any crime they commit because they are state, they are sovereign. Humans and individuals cannot do it. तो सोलर विंड के ओरायन सॉफ्टवेयर को हैक करके ये सब तरफ पहुंच गए. तो जितने भी हजारों हजारों क्लाइंट्स थे इस कंपनी के, वो जब अपने नेटवर्क सिस्टम को अपडेट करने के लिए ओरायन को यूज करते थे, तो साथ ही साथ ये APT29 कोजी बेयर का मैलवेयर जो था वो घुस जाता था सब तरफ. और इस हमले को कहते हैं सप्लाई चेन साइबर अटैक. तो मेरा अगला सवाल नोट कीजिएगा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स पॉसिबल? कितने प्रकारों से साइबर अटैक किए जा सकते हैं? अब एक आपको पता चल गया कि आप एक वेंडर के सॉफ्टवेयर में घुस के कंपनी में चले जाओ. बड़ी खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह कंफर्म कर दिया है कि इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को भी हैक कर लिया और उनके सोर्स कोड को भी पढ़ लिया. सो दिस इज हाउ डेंजरस द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज. मैं हमेशा यह कहता हूं कि विदाउट सिक्योरिटी अगर आप कंप्यूटराइजेशन करते हैं और इस दुनिया में तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो आप प्रैक्टिकली लाइफ एंड डेथ का खेल खेल रहे हैं. और यह बात अमेरिका ने जान लिया. अगर अमेरिका में है तो आप सोचिए भारत में क्या हाल होगा. हमारे यहां तो बेसिक साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस ही बहुत कम है. तो अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर सम स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू टू रेज बेसिक साइबर लिटरेसी इन इंडियंस? तो ये फंडा आपको समझ में आ गया. और ये पूरी प्रोसेस थी जिससे ये जो थ्रेट एक्टर है, कोजी बेयर है, रूस से बैठ के कर रहा है. अब व्लादिमीर पुतिन तो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया. ये वो प्रोसेस थी जिससे इस एक्टर ने सबसे पहले सोलर विंड में घुसा. जब सोलर विंड के किसी क्लाइंट ने सोलर विंड ओरायन से खुद को अपडेट किया, मैलवेयर, वहां पे ये वायरस घुस गया और उसके बाद सारा डेटा वो यहां पर भेजने लगा. तो व्लादिमीर पुतिन से जब पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी हैव अ डायरेक्ट लिंक, व्हाई वुड वी हैक. समझ में आया आपको? एनीवे, तो ये कहानी है भैया इस सदी के सबसे बड़े साइबर हैक की. और ये एक और इंफोग्राफिक है इंटरेस्टिंग, इसको आप पढ़ लीजिएगा. अब हम 2 मिनट बात करते हैं वैक्सीनेशन की. बहुत अच्छी खबर यह है कि WHO ने भी ताबड़तोड़ फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है. आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में 5-6 बड़ी प्रकार की वैक्सीन आज डेवलप हो रही हैं. अभी आपको दिखा भी दूंगा. फाइजर और बायोएनटेक, फाइजर अमेरिका की कंपनी है, बायोएनटेक जर्मनी की कंपनी है. बहुत छोटा सा स्टार्टअप था, उसके पास तो अपनी खुद की वेबसाइट भी नहीं थी शुरू में, पता है आपको. इन लोगों ने जो वैक्सीन बनाई है उसको कहते हैं mRNA वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन. ये विज्ञान की एक जबरदस्त क्रांति है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग सब एक साथ आ गया है. माय डियर स्टूडेंट, अमेरिका की दूसरी कंपनी है मॉडर्ना, उसने भी mRNA वैक्सीन बनाई है. और ये दोनों कंपनियों को कहा जा रहा है कि आने वाले 10-20 सालों में इस वैक्सीन टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल लाभ हो सकता है. खैर, अभी आइए इस न्यूज पर वापस. तो प्यारे दोस्तों, WHO के बॉस कौन है, नाम बताइए. काफी बदनामी हो गई थी पिछले साल उनकी, जब यह कहा गया था कि वो भाई साहब जो हैं वो तो चीन के इशारे पे काम करते हैं. एनीवे, WHO ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, जो कि एक अच्छी चीज इसलिए मानी जा रही है बिकॉज हम जानते हैं कि वैक्सीन्स का अप्रूवल किसी भी देश की विनियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी के लिए बहुत कठिन काम होता है. अमीर देशों के पास और साइंटिफिकली एडवांस देशों के पास, जैसे कि भारत, अपने खुद के रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, तो हम हर चीज को चेक कर सकते हैं. भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी काफी विकसित है. फार्मा के क्षेत्र में तो हम बहुत आगे हैं, IT में हम बहुत आगे हैं. लेकिन जो गरीब देश होते हैं, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश, वो क्या करेंगे? उनके पास तो रेगुलेटरी अपैरेटस ही नहीं होता है. सो व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब ऐसी वैक्सीन्स को हरी झंडी देता है, तो ये गरीब देश ऐसी वैक्सीन्स को फटाफट खरीद के अपने लोगों को लगा सकते हैं. समझ में आ गया? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट -20 डिग्री, -50 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस होने से गरीब और विकासशील देशों के लिए यह मैनेज कर पाना कोल्ड चेन बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन फिर भी WHO ने किया है तो उससे फायदा तो होगा. प्यारे दोस्तों, फाइजर और मॉडर्ना
दोनों की वैक्सीन को 2-2 डोजेस में लिया जाएगा। दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं और कैसे काम करती हैं ये आपके सामने बहुत सिंपल फंडा है। अभी मैं आपको बाकी की वैक्सीन का भी बता दूंगा फटाफट। मैसेंजर आरएनए आपने वैक्सीन में डाला, एक लिपिड में लपेट के आपने इस वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए लगा दिया, जो बेसिकली एक प्रोटीन सिग्नल है सेल के लिए। हमारे जितनी कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं, ये सब अनेकों प्रोटीन्स के सिग्नल से चलती हैं। वो सिग्नल आया तो सेल कुछ बनाता है और वो सिग्नल खत्म हो जाता है। तो ये जो mRNA है, ये बेसिकली वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा शरीर में जाके, जिस स्पाइक प्रोटीन से ये कोविड का जो कीटाणु था, जो विषाणु था, वायरस था, वो हमारे AC2 रिसेप्टर में घुसता था। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर में हमारे सेल में घुस के कोविड का स्पाइक प्रोटीन अंदर जाता था। अब आपने उसी को mRNA में डाल दिया तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि मुझे एंटीबॉडीज बनानी है, मुझे इससे लड़ना है। यह है बेसिक इसका मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया। हमारा अगला सवाल नोट करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द mRNA वैक्सीन्स वर्क। भारत दुनिया के सबसे विशाल और त्वरित गति से लॉन्च होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के लिए खुद को तैयार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत में जो कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम अब शुरू होगा जनवरी से, और आज ही मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को। मेरे साथ आप भी ताली बजाएं और एक बार कमेंट थ्रेड में डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद लिखिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या भारत में कोविड वैक्सीन फ्री होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही फ्री नहीं होगी, ये पूरे देश में फ्री दी जाने वाली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत के हर नागरिक को, आप अगर नागरिक हैं, सिर्फ इसी वजह से वैक्सीन तो फ्री मिलनी चाहिए। आज तक आपने कभी वैक्सीन के पैसे दिए हैं क्या? पोलियो वैक्सीन के कोई पैसे देता है क्या? इफ यू आर अ सिटीजन, you must get it for free. I mean, that's what citizens are for. That's what the state is for. That's what the citizen state social contract is. हालांकि हम एक नियो लिबरल इकोनॉमी के जमाने में जी रहे हैं जहां नागरिकों को ऐसा लगता है कि हर चीज पैसा देके खरीदी जानी चाहिए, लेकिन ये एक नियो लिबरल अप्रोच है जो कि हेल्थ केयर में चलती नहीं है। बहुत डिबेटेबल इश्यू, मजेदार इश्यू। कभी समय मिलेगा तो आपके साथ 5 घंटे चर्चा करेंगे। सर 5 घंटे ही क्यों, सर 4 घंटे क्यों नहीं, 6 घंटे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, भारत एक बहुत बड़ी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ला रहा है। जैसा मैंने आज कहा, डॉक्टर साहब ने कह दिया, हर्षवर्धन साहब ने, कि भाई हम तो ये वैक्सीन फ्री देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज अ केयरिंग गवर्नमेंट। ये एक केयरिंग अप्रोच होती है। दुनिया के सारे देश ऐसे ही। अब कल को अगर हर्षवर्धन साहब पलट गए तो भैया मुझे मत बोलना, उनसे पूछना। सबसे पहले हेल्थ केयर के 1 करोड़ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डिफेंस वाले हो गए, पुलिस हो गई, इन सबको 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी पूरे भारत में। उसके बाद आप लगभग 27 करोड़ और लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। हर व्यक्ति जो 50 वर्ष से ऊपर है या 50 से नीचे, लेकिन उसमें कोमॉर्बिडिटी है, तो आपको अच्छे से पता है कोमॉर्बिडिटी क्या होती है। मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट थ्रेड में उत्तर दें और कोई वॉलंटियर सारे क्वेश्चंस को 1 2 3 4 करके कंपाइल करे। कोमॉर्बिड कंडीशन शरीर में पहले से मौजूद वो बीमारियां होती हैं जो आप में किसी बीमारी को और अधिक मजबूत बना देती हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ना भैया, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कुल 30 करोड़ यानी 300 मिलियन लोगों को लगाने का कार्यक्रम है, और इसके लिए ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इनका पूरा पोर्टल है। कोविन कंप्यूटिंग नहीं, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसके बिना आपको ये वैक्सीन मिलेगी नहीं। तो बहुत बहुत आने वाले समय की शुभकामना। भगवान करे ये वैक्सीन कार्यक्रम भारत में सफल हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब गुड न्यूज ये है कि जो कोविशील्ड है, बेसिकली कोविशील्ड ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का भारतीय नाम है। तो आप जानते हैं यूके में जो वैक्सीन बनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, भारत में अदार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको कोविशील्ड के नाम से करोड़ों करोड़ों यूनिट्स बनाएगी और इसे अप्रूवल मिल चुका है। तो बहुत बहुत बधाई, अब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। देखिए वैक्सीन कई प्रकार की होती है। आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मंडे को हम अगला सेशन लाएंगे। ये सीजन 4 है। जनवरी में आपको 20 सेशन में कुल दूंगा। हमारे जो प्रीमियम लेवल 1 और लेवल 2 है, आप ज्वाइन का बटन यूज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक होता है डीएनए आरएनए वैक्सीन। प्यारे दोस्तों, यही मैं वो आपको जो एमआरएनए बता रहा था, ये एक अप्रोच है। दूसरी होती है लाइव एटेन्यूएटेड। हम एक्चुअल वायरस डालते हैं लेकिन उसके हाथ पांव तोड़ के डालते हैं कि वो नुकसान ना पहुंचा सके। तीसरा होता है इनएक्टिवेटेड। हम मरा हुआ वायरस डालते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। चौथा होता है सब यूनिट। उसमें वायरस का एक छोटा सा यूनिट हम उसमें यूज करते हैं।
और अगला होता है वायरल वेक्टर, जिसमें किसी दूसरे एडिनो वायरस के अंदर आप ये लगा देते हैं। बेसिकली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वायरल वेक्टर वैक्सीन ही भारत में आने वाला है, इसलिए कम से कम इसको आप बड़े ढंग से पढ़ लीजिएगा। यह है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन। कैसे काम करता है देख लीजिए। तो हमारे प्रतिरोधक प्रणाली में प्यारे दोस्तों एक एडिनो वायरस लिया जाएगा जो बेसिकली चिंपांजीज को इन्फेक्ट करता है, और उसके अंदर ये वो जीन डाला गया है जो हमारे कोविड वायरस SARS-CoV-2 के स्पाइक में होता है। तो ये हमारे सिस्टम को ट्रिगर कर देगा और बस अब सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। जब वास्तविक कोविड का विरियन आएगा हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है। यह समझ में आ गया आपको अच्छे से? अभी तक तो वैसे आपने ये पढ़ा ही है सर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको मैं अलग से एक बार फिर से बता ही देता हूं, एग्जाम्स वगैरह के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में केवल एक साल में 5-6 अलग अलग प्रकारों के वैक्सीन तैयार होने के स्टेज पर आ गए। विश्व के वैक्सीनेशन के 200 से 250 साल के इनफॉर्मल और फॉर्मल इतिहास में दिस इज द फास्टेस्ट एवर डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन। समझ में आया आपको? इतना तेजी से यह डेवलप हुआ है। जानते हैं क्यों? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर्स, लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इमिग्रेंट टैलेंट अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 4-5 एलिमेंट्स ने महज एक साल में वैक्सीन बनवा दी। तो प्यारे दोस्तों इंसान की जो क्षमता है वो असीमित है, और ये वैक्सीन्स का सुपर फास्ट डेवलपमेंट उस बात का एक छोटा सा प्रमाण फिर से मिल गया है। राज्यसभा की इस साल की जो सिटिंग्स हुई है, क्योंकि विंटर सेशन भी कैंसिल हो गया, अब अगले 2 मिनट में सेशन को रैप अप करते हैं। वर्ष 2020 में हमारी प्यारी राज्यसभा, तो सबसे पहले राज्यसभा कब गठित हुई थी बताइए कमेंट थ्रेड में, और अभी तक कितनी बार राज्यसभा गठित हुई है ये भी बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कितनी लोकसभाएं और कितनी राज्यसभाएं बनी हैं। वर्ष 2020 में केवल 33 सिटिंग्स हुई थी राज्यसभा की, जो अभी तक के 70 साल की आजादी में सबसे कम सिटिंग्स रही हैं, जो अपने आप में पैंडेमिक का प्रभाव तो है ही, और उसके अलावा विंटर सेशन का स्क्रैप होना भी उसके लिए काफी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कहीं राज्यसभा भारत में अप्रासंगिक तो नहीं हो गई है? इज इट सो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द राज्यसभा हैज एक्चुअली बिकम स्लाइटली इररिलेवेंट? क्या भारत में आज भी हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज का कल्चर सही चल रहा है? इस पर आपकी ओपिनियन जरूर जरूर कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। तो दोस्तों 2020 दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के लिए एक अद्भुत वर्ष रहा। लोग सोच रहे थे सब बर्बाद हो जाएगा, हुआ ठीक उल्टा। अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड हाई रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक्स। कुछ कंपनियां अचानक अंधेरे से निकलकर बाहर आ गई, जैसे कि टेस्ला, वही अपने इलॉन मस्क दादा की कंपनी, 400% से उसके शेयर ग्रो हो गए और वो दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीरों में आ गए उसके मालिक। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो, हेल्थ केयर स्टॉक्स हो, क्लीन एनर्जी स्टॉक्स हो, ऐसा कह रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए ये फॉर्म बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, फ्रॉम अ 2030 परस्पेक्टिव which companies are likely to do very well in the stock market? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। वॉलंटियर्स कंपाइल करो। क्रिप्टो एसेट्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़े, हमने कल बिटकॉइन पे बात भी की थी, और क्योंकि मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल कंपनीज अब बिटकॉइन में पैसा लगाने लगी हैं, इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है कल कोलैप्स हो जाए, किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्वर्ग जाके ही दम लेगी। युधिष्ठिर साहब पहुंचे थे ना स्वर्ग, उनके सारे भाई तो मारे गए और साथ में कुत्ता ही बस स्वर्ग तक पहुंचा था। मुझे लगता है ये बिटकॉइन ही वो कुत्ता है जो साथ में स्वर्ग जाएगा ही, उसके बिना नहीं मानेगा। इनॉर्मस लिक्विडिटी क्रिएटेड बाय यूएस फेड हैज एक्चुअली बीन अ ग्रेट पंप थ्रू विच मनी हैज फ्लोड इनटू दीज मार्केट्स एंड दीज एसेट्स। समझ में आया? तो दोस्तों ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कहानी। कितनी ड्रामेटिक कहानी आप देखिए। वर्ष शुरू होता है यहां से, उसके बाद ये मुंह के बल नीचे गिरता है, और उसके बाद आप देखिए अप 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 एंड अवे। और इस बीच बहुत सारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स भी आ गए। आप जानते हैं ना रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कमेंट थ्रेड में बताइएगा। ये रहा निफ्टी 50। निफ्टी 50 की कहानी देखिए, 12,000 से शुरू होता है और फिर देखिए कहां पहुंच गया। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स? एक स्टॉक मार्केट सूचकांक क्या होता है बताइए। ये रहा S&P 500 इंडेक्स अमेरिका का,
ट्रेंड बिल्कुल सेम है। मैं इसीलिए हर बार इसको प्लॉट करके आपको बता रहा हूं। आप भले स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हो, सीख सकते हैं ना, शुरुआत ऐसी होती है। ये रहा नैस्डैक कॉम्पोजिट, सबका ट्रेंड देखिए। और फाइनली ये रहा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम यहां उसकी वैल्यू को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये बिटकॉइन की वैल्यू 2 जनवरी को थी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ऊपर नीचे होती रहती है। सो दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट्स एंड द क्रिप्टो एसेट्स हैव फेयर्ड। एक बार फिर से आप देख सकते हैं वैल्यू किस तरह से इनकी मूव हुई है। तो क्या 2021 भी ऐसा रहेगा या 2021 में ये क्रैश हो जाएगा? अभी तो नहीं लग रहा है कि ये क्रैश होगा। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड बरकरार रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, मंडे की हमारी क्लास में हम आपको यूपीआई की जादुई कहानी सिखाएंगे। किस प्रकार भारत में यूपीआई ने क्रांति की है और उस क्रांति में एक बहुत बड़ी विफलता छुपी हुई है, जो कि ये हम आपको मंडे को सब बताएंगे। और यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी विजय है। द वे एनपीसीआई हैज क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज डूइंग मोर देन 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर मंथ। आज से 5 साल पहले कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था, वो हो गया है। ये हमारी मंडे की पहली लीड स्टोरी होगी दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप YouTube पे ज्वाइन करें। लेवल 1 और लेवल 2 आपको ज्वाइन का बटन नीचे दिख रहा है। आज क्या ज्वाइन करें। लेवल 1 में पहले ही दिन 145 सेशन रेडी हैं पढ़ने के लिए। लेवल 2 में 30 सेशन रेडी हैं। तो पढ़िए और हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। आज के दोनों एडिट्स और उनकी क्विक समरी भी मैंने आपके लिए रेडी कर दी है। पीडीएफ डाउनलोड करके इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। कल काफी सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने लिखा कि अरे सर, पैंडेमिक के बाद तो अब आप बड़े हैंडसम दिखने लग गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हैंडसम दिखने लग गए हो? बेटा, हम पैदा हुए थे ना, तब नर्स ने हमें गोद में लेके जब मम्मी के हाथ में दिया था तो बोला था बधाई हो, हैंडसम पैदा हुआ है। तो तुम ऐसा मत बोलो कि सर आप अब हैंडसम लग रहे हो। गजब तो तब हो गया जब मैं घर गया और मैंने वाइफ को बोला, तुम्हारी गुरु माता को बोला कि देखो आज शुरू किया हमने सीजन 4। तो गुरु माता का तुम्हारी पहला रिस्पॉन्स ये था, बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज क्या कैमरे के कुछ एडजस्टमेंट बदले हैं क्या? मेरी तरफ से आज इतना ही प्यारे दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद।